हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन दिस चैनल। आप लोग देख रहे हैं यूपी टीईटी 2011 का ये क्वेश्चन पेपर है जिसको कि सॉल्व किया जा रहा है। चलिए देखते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये बुकलेट कोड इसका ये डी है, ओके। और ये सेकंड पेपर है आपका 6 to 8 का उच्च प्राथमिक स्तर का। और ये स्टूडेंट्स इसका नोटिफिकेशन इसका देख लीजिए कि इसमें पूरे 155 क्वेश्चन आते हैं, 150 को क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस होते हैं। और इसमें 3 भाग होते हैं, ठीक है। हर भाग में, प्रत्येक भाग में 30-30 क्वेश्चंस होते हैं। और इसमें अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र के अनुसार किसी एक भाग का इसमें देना होता है आंसर। एक अंग्रेजी या उर्दू का उत्तर करना होता है। और ये भाग तीसरे में 60 प्रश्न होते हैं, ओके। ये देखिए, यह है आपका पूरा इसका 90 मिनट का टाइमिंग होता है। पूरा 150 नंबर का ये पेपर होता है, 90 मिनट की टाइमिंग होती है स्टूडेंट्स। इसमें देखिए पहले भाग में आपके पेडागॉजी होते हैं जिसमें 30 प्रश्न होते हैं। और उसके बाद दूसरे भाग में आपका ये लैंग्वेज से क्वेश्चन आते हैं। आप लोग जो भी लैंग्वेज में सब्जेक्ट आप ऑप्शन में चूज़ किए होंगे, जो लोग इंग्लिश किए होंगे इंग्लिश होगा लैंग्वेज, या उर्दू होगा उर्दू, या फिर जिन्होंने हिंदी किया होगा वो लैंग्वेज फर्स्ट में आपका जो भी लैंग्वेज किए होंगे, फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी होगा और सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश या उर्दू। इन दोनों में से कोई एक इसमें कंपलसरी होगा करना। उसके बाद स्टूडेंट्स इसमें देखिए भाग थर्ड में आपका मैथ्स और साइंस है या फिर सोशल साइंस। तो जिन लोगों ने मैथ्स और साइंस सेलेक्ट किया होगा उन लोगों का मैथ्स और साइंस अटेम्प्ट करेंगे। उसमें 60 क्वेश्चंस होंगे, ओके। और जिसका एसएसटी होगा सोशल साइंस, वो सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो ये है आपका इसमें पूरा पैटर्न हो गया। चलिए आगे के इसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं इस चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपको सारे पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलेंगे। यूपी टीईटी सीटीईटी का आप इसमें क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। और भी पिछले ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जा चुका है, जिसको आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और इसको स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर से कीजिए स्टूडेंट्स, ताकि सभी को हेल्प मिल सके। स्टूडेंट्स देखिए, ये पहला भाग है। भाग पहला का ये शिक्षा शास्त्र का पार्ट है। इसमें कुल 30 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, इसमें है क्या, शिक्षण का सत्तावादी स्तर क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित और अनुभव केंद्रित। तो शिक्षण का सत्तावादी स्तर स्टूडेंट्स इसमें होगा शिक्षक केंद्रित होता है, ओके। जबकि शिक्षक का प्रजातांत्रिक स्तर किस पर केंद्रित होता है, छात्र केंद्रित होता है, ओके। जो शिक्षक का प्रजातांत्रिक स्तर होता है वो छात्र केंद्रित होता है, लेकिन शिक्षण का जो सत्तावादी स्तर है वो शिक्षक केंद्रित होता है। तो हमें ये पूछा गया है शिक्षण का सत्तावादी स्तर क्या है, तो इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन ए, ओके। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षण का सत्तावादी स्तर शिक्षक केंद्रित होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, चरित्र का विकास होता है, कैरेक्टर इज डेवलप्ड बाय। चरित्र का विकास होता है स्टूडेंट, इसमें व्यक्ति की इच्छा शक्ति, व्यवहार तथा नैतिकता पर आधारित होता है। चरित्र का विकास व्यक्ति की इच्छा शक्ति, व्यवहार और नैतिकता पर आधारित होता है। तो इसमें इच्छा शक्ति द्वारा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, चरित्र का विकास। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला है कि निम्न में से कौन शिक्षण का अधिगम स्तर नहीं है। तो इसमें शिक्षण का जो विभेदीकरण जो होता है ये शिक्षण का अधिगम स्तर नहीं है। इसमें भी देखिए ये ऑप्शन ए दिया गया है कि शिक्षण का अधिगम स्तर यहाँ पे आपका ये ऑप्शन ए विभेदीकरण यहाँ पे आपका शिक्षण का अधिगम स्तर नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। और इसमें छात्रों को बल बुद्धि लब्धि के आधार पर छोटे छोटे समूहों में बांटने की एक प्रक्रिया है,
विभेदीकरण शिक्षण क्या होता है? इसमें छात्रों का जो IQ लेवल होता है उसके आधार पर इनको छोटे छोटे अलग अलग डिफरेंट ग्रुप में बांटते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विभेदीकरण। तो ऑप्शन ए इसका आपका हो जाएगा सही आंसर। शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है विभेदीकरण। बाकी जो ये स्मृति स्तर, समझ स्तर, चिंतनशील स्तर है, ये शिक्षण अधिगम का स्तर है। तो अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, कि यदि एक शिक्षार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा संकोची छात्र से तभी प्रश्न करने चाहिए जब वह उत्तर देने के लिए उत्साहित हो, ताकि धीरे धीरे उसमें आत्मशक्ति का संचार हो और वह कक्षा में सहभागी बन सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा कि उससे केवल तभी प्रश्न पूछेंगे जब वह उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने में संकोच करता है तो आप उससे केवल तभी प्रश्न पूछेंगे जब वह उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो, ताकि वो धीरे धीरे उसमें आत्मशक्ति का संचार हो और वह कक्षा में सहभागी बन सके। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखिए पांचवा आप लोग देख रहे हैं कि शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? तो शिक्षक का बर्ताव स्टूडेंट्स आदर्शवादी होना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है, इसका कारण क्या होगा? तो इसका कारण हो जाएगा स्टूडेंट्स कि किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में बालिकाओं की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसीलिए बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है तथा साथ ही इससे लैंगिक भेदभाव में भी कमी आती है। तो इसका ये जो ऑप्शन डी है स्टूडेंट्स, ये सही हो जाएगा कि बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है। इसका कारण यह है कि किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समझते हैं। ओके, अगला है कि समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करता है। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा कि पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर ही समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। इसमें कौन सा है? ये ऑप्शन बी आपका दिया गया है। ये पाठ्य पुस्तकों की जो उत्कृष्टता पर समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है। तो अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है निदानात्मक शिक्षण द्वारा किया जा सकता है। निदानात्मक शिक्षण इसका सबसे अच्छा उपचार है किसका? अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का, और तथा साथ ही भविष्य का निर्धारण भी सही दिशा में किया जा सकता है इसके साथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निदानात्मक शिक्षण। तो अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है निदानात्मक शिक्षण। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं कि एक शिक्षक विद्यार्थी को अनुप्रेरित कर सकता है। एक शिक्षक विद्यार्थी को अनुप्रेरित कर सकता है उनके द्वारा किए गए उचित कार्यों के लिए उन्हें उचित पुरस्कार देकर, और उन्हें प्रेरित कर सकता है। जो शिक्षक होता है विद्यार्थियों को उनके द्वारा किए गए उचित कार्यों के लिए उचित पुरस्कार देकर उन्हें प्रेरित कर सकता है। तो इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये उचित पुरस्कार देकर। एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है उचित पुरस्कार देकर। अगला क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, ये है आपका कि यदि कोई विद्यार्थी आपको सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? यदि कोई विद्यार्थी शिक्षक का सम्मान नहीं करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को उसके अभिभावकों से बात करके समस्या का समाधान करना चाहिए,
और उनकी व्यावहारिक समस्याओं का पता लगाना चाहिए। तो विद्यार्थी द्वारा शिक्षक को सम्मान न देने पर विद्यार्थी के व्यवहारिक समस्याओं का हम पता लगाएंगे और उसके अभिभावकों से बात करके समस्या का समाधान करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये आपका उसके अभिभावकों से बात करेंगे। ठीक है, यदि कोई विद्यार्थी आपको सम्मान नहीं करता है तो आप उसके अभिभावकों से बात करेंगे। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि देखिए मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन बी हो जाएगा कि अंगीकरण। ओके, ये है आपका ऑप्शन बी अंगीकरण। मानवीय मूल्यों में जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है अंगीकरण। इसमें थोड़ा इसको एक्सप्लेनेशन इसका हम इसको अच्छे से देखेंगे कि यह जो कथन है यह इसमें राधा मुकुद मुखर्जी जी ने लिखा है। ओके, यहाँ पे देखिए ये राधा मुकुद मुखर्जी, राधा मुकुद सॉरी राधा कुमुद होगा, राधा कुमुद मुखर्जी। राधा कुमुद मुखर्जी जी ने लिखा है कि मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं एवं लक्ष्य है। मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं एवं लक्ष्य हैं जिनका अंतरीकरण सीखने या सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है और जो बाद में व्यक्तिनिष्ठ मान तथा अभिलाषाएं बन जाती हैं। अर्थात मानवीय मूल्यों का पीढ़ी दर पीढ़ी अंगीकरण होता है और इसी प्रकार उनका विकास भी पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। ओके, तो इसमें है मानवीय मूल्य और जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ इसमें क्या होगा अंगीकरण। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए शिक्षक के आवश्यक गुण कौन कौन से होने चाहिए। शिक्षक में को बाल मनोविज्ञान की समझ होनी चाहिए। शिक्षक को बाल मनोविज्ञान की समझ होनी चाहिए। दूसरा, बच्चों में बुद्धि स्तर की समझ होनी चाहिए। बच्चों की मतलब बच्चों का IQ लेवल कितना है डिफरेंट स्टूडेंट्स का, तो इसकी भी समझ होनी चाहिए एक शिक्षक को। फिर बच्चों के अभिवृत्ति की समझ होनी चाहिए और बच्चों के समस्याओं के बारे में भी समझ होनी चाहिए। तो इसमें आपका ऑप्शन डी है ना, ये आपका क्या है, इनमें से सभी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा कि अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए इन सभी की, बाल मनोविज्ञान की, समझने की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की और विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत का। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी की शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ऑप्शन सेकंड 13 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं, किस अवस्था में। तो इसका हो जाएगा पूर्व किशोरावस्था के बच्चे अपने समकक्ष वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि एडोलेसेंस, किशोरावस्था। किशोरावस्था में जो है आपके ये बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सदस्य बनते हैं। मनोचित्रण का संदर्भ है माइंड मैपिंग रेफर्स टू। मनोचित्रण का संदर्भ है, इसमें सही आंसर हो जाएगा मन के प्रकार का अन्वेषण करना ही मनोचित्रण कहलाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा कि मन के प्रकार का अन्वेषण करना ही मनोचित्रण का संदर्भ है। अगला, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से कौन नहीं है। तो प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरों के साथ लड़ना। ये प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। इसमें प्रतिभाशाली होने का संकेत होता है इसमें उच्च बुद्धिलब्धि होता है,
जो कि 130 से ऊपर होता है, उच्च बुद्धि लब्धि, हाई आईक्यू लेवल। अगला, विचारों में सृजनात्मकता होना चाहिए, उत्सुकता होना चाहिए बच्चों में, कौतूहल होना चाहिए और अभिव्यक्ति में अनूठापन होना चाहिए। दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रसामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। मीन्स 12 वर्ष के नॉर्मल 12 साल के एक बच्चे में सबसे अधिक क्या होना संभव है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा स्टूडेंट, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। एक 12 वर्ष की उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी पूर्व किशोरावस्था किसको कहते हैं? 9 to 12 ईयर, 9 से 12 वर्ष का प्रमुख लक्षण होता है। इस अवस्था में बालक औपचारिक शिक्षा द्वारा समाज और संस्कृति के कुछ सरल और प्रारंभिक कौशलों को सीखता है, जैसे कि संबंध निगमनात्मक तर्क करने की योग्यता, आत्म अनुशासन तथा सामाजिक अनुमोदन के नियमों आदि का अधिगम करता है। तो ये हो गया ऑप्शन डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण होता है समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि आपका छात्रों की समस्याओं के प्रति शिक्षकों की असंवेदनशील रवैया, विद्यालय के वातावरण का अप्रजातांत्रिक स्वरूप और छात्रों में सुरक्षा की भावना का अभाव और शिक्षण कार्य का सुचारू रूप से न चलना, ये सब विद्यार्थी द्वारा विद्यालय से भागने की प्रवृत्ति के मुख्य कारण हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। अगला है कि विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए, तो इसका विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए इसमें समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका कि समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास हो। इसमें इसीलिए आजकल के विद्यालयों में ये आपका होता है ना, ये NSS, NCC, नेशनल कैडेट कोर, ये और खेल कूद स्पोर्ट्स जैसे कोर्स विद्यालयों के पाठ्यक्रम में लाए गए हैं। इसीलिए ये सब श्रम की स्फूर्ति के विकास करने के लिए। अगला है कि बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा स्टूडेंट्स कि किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। बाल विकास मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उनमें होने वाले जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को कहते हैं, जब वे धीरे धीरे निर्भरता से और स्वायत्तता की ओर बढ़ते हैं। अर्थात किसी बच्चे में संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा नैतिकता के क्रमिक विकास को बाल विकास कहा जाता है, जो एक दूसरे के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। ओके, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर आपको 20 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा शिक्षक बालक के व्यवहार को आसानी से समझ सकता है और अपना शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चला सकता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, ये देखिए, ये ऑप्शन डी है इसका सही आंसर हो जाएगा कि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है प्राथमिक शिक्षक के लिए, इसीलिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है। ऑप्शन सी होगा इसका, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना। सर्वप्रथम बालकों के अवांछित व्यवहार के कारणों को जानना आवश्यक होता है और उसके बाद उनके कारणों की समस्याओं के उपचार के लिए प्रबंध करके ही बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने
का सबसे उचित तथा प्रचलित विधि है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना। अगला क्वेश्चन है, आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे? तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा कि हम उन्हें धन्यवाद देंगे। ठीक है, जब शिक्षक दिवस के अवसर पर छात्रों द्वारा शिक्षक को बधाई देने पर शिक्षक को औपचारिक रूप से छात्रों को धन्यवाद देना चाहिए। ये इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो यह विद्यालय, प्रशासन, शिक्षक और शिक्षण पद्धति आदि की असफलता मानी जाती है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा में बालक महत्वपूर्ण होता है और शिक्षण की सभी गतिविधियां बालक के अधिगम को सफल बनाने के लिए संचालित की जाती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन बी, शिक्षक असफल है। ओके, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि शिक्षक असफल है। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, इसका सही आंसर हो जाएगा किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उसका सहभागी होना और साथ ही यही उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। ऑप्शन सी इसका सही क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं तो एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? तो इसमें हो जाएगा कि कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान विषय वस्तु असंबद्ध प्रश्न पूछने पर अध्यापक द्वारा कक्षा के बाद प्रश्न करने के लिए उत्तर देना सर्वाधिक उचित है, ताकि कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया में किसी प्रकार का अवरोध न आए और अनुशासित रूप से शिक्षण कार्य चलता रहे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। अगर आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध, मतलब वो से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो हम उनको बोलेंगे कि आप आफ्टर क्लास यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन। अगला है कि बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि यह बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह जो है इससे वे अपने आसपास के वातावरण के बारे में जल्दी सीख जाते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइल राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड? श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है लेखन में स्पष्टता, जिससे छात्र श्यामपट्ट पर लिखी गई विषय वस्तु को आसानी एवं सुगमता पूर्वक पढ़ सके। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, लेखन में स्पष्टता श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है। अगला है, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे? आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो हम उससे सबसे पहले देर से आने का कारण जानने का प्रयास करेंगे और उसके बाद उत्पन्न समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, कारण जानने की चेष्टा करेंगे। नेक्स्ट है, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? तो विद्यालय में विद्यार्थियों को सस्वर का अर्थ सस्वर अधिगम द्वारा हम इस विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करेंगे। तो सस्वर का इसमें अर्थ होगा प्रवचन, अनुवाद और पठन होता है। अतः सस्वर अधिगम द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित किया जा सकता है तथा यह एक उचित एवं महत्वपूर्ण पहलू है। तो ऑप्शन डी इसका स्टूडेंट्स सही आंसर हो जाएगा कि विद्यालय में विद्यार्थियों को सस्वर अधिगम द्वारा अभिप्रेरित करना उचित है। इस वीडियो का स्टूडेंट्स आखिरी क्वेश्चन है और ये इस भाग का जो पहला भाग है, भाग फर्स्ट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये इस भाग का ये आखिरी क्वेश्चन और इस वीडियो का भी स्टूडेंट्स आखिरी क्वेश्चन है। इसके अगले भाग का क्वेश्चन हम लोग अगले
वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए इसी वीडियो से और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स, और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप लोग को अगला वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग आगे क्वेश्चन पेपर को देख सकें। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो शिक्षा का मूल उद्देश्य जीवन जीने की कला सिखाना है, जिसमें विद्यार्थी व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा कि व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, ये हो जाएगा शिक्षा का उद्देश्य। ओके, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो रोकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग।